1858 से 1909। ये सिर्फ 50 साल का समय नहीं था। ये वो दौर था जब ब्रिटिश साम्राज्य ने भारत में एक बहुत ही सोची समझी संवैधानिक शतरंज खेली थी। आज के इस विश्लेषण में हम इसी अर्ध शताब्दी की दिलचस्प यात्रा पर निकलने वाले हैं, जिसने आधुनिक भारत के प्रशासन की नींव को गहराई से प्रभावित किया है। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधा मुद्दे पर आते हैं। कहानी शुरू होती है एक बहुत बड़ी कॉरपोरेट विफलता से। 1857 की वो विशाल क्रांति। ब्रिटिश शासन को ये बात बुरी तरह चुभ गई कि इतनी बड़ी ईस्ट इंडिया कंपनी इस क्रांति का पहले से अंदाजा लगाने में पूरी तरह से फेल हो गई। मतलब फेलियर इतना बड़ा था कि ब्रिटेन की सरकार डर गई। उन्हें लगा कि कहीं उनका पूरा का पूरा बिजनेस मॉडल ही ना डूब जाए, और इसी डर ने ब्रिटिश क्राउन को मजबूर कर दिया कि वो आगे आएं और इस पूरे उपमहाद्वीप का सीधा कंट्रोल अपने हाथों में ले लें। आज हम 4 अहम पड़ावों से गुजरेंगे। पहला, क्राउन का सीधा शासन। दूसरा, कैसे भारतीय भागीदारी का सिर्फ एक भ्रम पैदा किया गया। तीसरा, कुछ सीमित शक्तियों का विस्तार। और अंत में, अंग्रेजों की कुख्यात बांटो और राज करो की नीति। इस टाइमलाइन को देखिए। 1858 में पूरा कंट्रोल लिया गया। 1861 आते आते सिर्फ दिखावे के लिए कुछ भारतीयों को सिस्टम में शामिल किया गया। फिर 1892 में जब दबाव थोड़ा बढ़ा तो शक्तियों में मामूली सी बढ़ोतरी हुई, और 1909 आते आते फूट डालने के लिए पृथक निर्वाचक मंडल यानी सेपरेट इलेक्टोरेट्स ला दिए गए। ये कोई आम साल नहीं है, ये एक्शन और रिएक्शन की एक पूरी चेन है। आइए इसे डिकोड करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्राउन के सीधे शासन की, यानी भारत सरकार अधिनियम 1858। अब 1857 की क्रांति के तुरंत बाद जो 1858 का अधिनियम आया, उसने सब कुछ पलट कर रख दिया। पुरानी व्यवस्था याद है, जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल हुआ करते थे, उसे पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी का युग समाप्त, और उसकी जगह ली ब्रिटिश क्राउन के सीधे शासन ने। अब इस नई व्यवस्था को चलाने के लिए 2 बहुत ही पावरफुल पोस्ट बनाई गई। ब्रिटेन में भारत सचिव यानी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और भारत में वाइसरॉय। इसका मतलब सत्ता का असली केंद्र अब ब्रिटेन की संसद बन गया था। वहां बाकायदा एक होम गवर्नमेंट स्थापित की गई। ब्रिटिश कैबिनेट के ही एक मंत्री को भारत सचिव बना दिया गया, और लॉर्ड स्टैनली इस कुर्सी पर बैठने वाले पहले व्यक्ति बने। उनकी मदद के लिए 15 सदस्यों की एक काउंसिल भी बनी। लेकिन जरा सुनिए, सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि यह पूरी व्यवस्था बैठ ब्रिटेन में रही थी, काम ब्रिटेन के फायदे के लिए कर रही थी, लेकिन इन सभी बड़े ब्रिटिश अधिकारियों का भारी भरकम वेतन वो पूरी तरह से भारतीय राजस्व से चुकाया जा रहा था। ये वाकई में भारत के खजाने की एक बहुत बड़ी लूट थी। इधर भारत के अंदर भी टॉप पोस्ट का नाम बदल दिया गया, क्योंकि भाई अब कंपनी का राज तो रहा नहीं, तो गवर्नर जनरल को अब वाइसरॉय कहा जाने लगा। वाइसरॉय का सीधा सा मतलब था क्राउन का डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव। लॉर्ड कैनिंग भारत के आखिरी गवर्नर जनरल थे, और वही बने भारत के पहले वाइसरॉय। इसी बीच 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद के मिंटो पार्क में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया की एक बड़ी सी घोषणा पढ़कर सुनाई। इसमें बड़े बड़े वादे किए गए थे। कहा गया कि भारतीयों की सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता सुनिश्चित की जाएगी। उस वक्त तो इसे भारतीय जनता का मैग्ना कार्टा तक कह दिया गया। ऐसा लगा जैसे बस अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन सच कहें तो ये सिर्फ एक छलावा था, सुनने में बहुत शानदार, पर जमीनी हकीकत में बिल्कुल खोखला। अब आते हैं हमारे दूसरे पड़ाव पर, भारतीय भागीदारी का भ्रम और भारतीय परिषद अधिनियम 1861। अंग्रेजों को एक बात बहुत अच्छे से समझ आ गई थी कि अगर 1857 जैसी क्रांति दोबारा नहीं चाहिए, तो प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी का कम से कम दिखावा तो करना ही पड़ेगा। खैर, इस अधिनियम ने शासन के तरीके में एक बड़ा बदलाव किया। वाइसरॉय कैनिंग ने पोर्टफोलियो प्रणाली शुरू कर दी। ये बिल्कुल आज की कैबिनेट प्रणाली जैसी ही थी। मतलब सदस्यों को अलग अलग विभाग सौंपे गए, जैसे किसी को राजस्व, किसी को कानून, तो किसी को पब्लिक वर्क्स। देखा जाए तो ये आधुनिक शासन व्यवस्था की तरफ एक बड़ा कदम था। लेकिन रुकिए,
शासन में भारतीयों की भागीदारी की असली सच्चाई क्या थी? जरा इस नंबर को देखिए, सिर्फ 3। वायसराय के अतिरिक्त विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्यों के रूप में केवल 3 भारतीयों को नामित किया गया, और वो 3 लोग कौन थे? पटियाला के महाराज, बनारस के राजा और सर दिनकर राव। ये कोई आम जनता के प्रतिनिधि नहीं थे, ये वो लोग थे जिन्होंने 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों का पूरा साथ दिया था। तो बेसिकली ये अंग्रेजों के प्रति वफादारी का इनाम था, ना कि कोई सच्चा राजनीतिक प्रतिनिधित्व। इसी दौरान शक्तियों का बैलेंस भी बहुत तेजी से बदला। एक तरफ वाइसराय को कुछ बेहद खतरनाक पावर्स दे दी गईं, वो अब इमरजेंसी में अपनी काउंसिल से पूछे बिना ही अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस जारी कर सकता था, जो पूरे 6 महीने तक लागू रहते। ये तो हुआ पूरा कंट्रोल अपने हाथ में रखना। लेकिन दूसरी तरफ पहली बार विकेंद्रीकरण यानी डिसेंट्रलाइजेशन की शुरुआत भी हुई। बॉम्बे और मद्रास जैसी प्रेसिडेंसी को कानून बनाने की ताकत वापस दी गई और 1862 में बंगाल को अपनी पहली प्रांतीय विधान परिषद मिली। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, सीमित शक्तियों का विस्तार। भारतीय परिषद अधिनियम 1892। जैसे जैसे समय बीता, भारत में राष्ट्रवाद और राजनीतिक चेतना बढ़ने लगी, और इसी बढ़ते दबाव का नतीजा था 1892 का ये अधिनियम। अब तक क्या था कि जो भी सदस्य आते थे उन्हें वायसराय खुद नॉमिनेट करता था, लेकिन डफरिन योजना के आधार पर पहली बार चुनाव जैसी कोई चीज सामने आई। हालांकि ये कोई डायरेक्ट इलेक्शन नहीं था। नगर पालिकाएं, विश्वविद्यालय और जिला बोर्ड अपने प्रतिनिधियों के नाम आगे बढ़ाते थे। ये एक तरह का अप्रत्यक्ष चुनाव था, लेकिन हाँ, इसने पहली बार लोकतांत्रिक प्रक्रिया का एक छोटा सा दरवाजा जरूर खोला था। और यहां इस नंबर पर गौर करना बहुत जरूरी है, 16। केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की जो अधिकतम संख्या पहले 12 थी, उसे बढ़ाकर सिर्फ 16 कर दिया गया। जरा सोचिए, इतने विशाल देश के लिए सिर्फ 16 सदस्य। ये मामूली सा नंबर खुद चीख चीख कर बता रहा था कि ब्रिटिश सरकार असली सत्ता साझा करने के मूड में बिल्कुल नहीं थी। अब आता है सबसे अहम और चौथा पड़ाव, बांटो और राज करो। भारतीय परिषद अधिनियम 1909, जिसे हम मार्लेमेंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं, उभरते हुए भारतीय राष्ट्रवाद की कमर तोड़ने के लिए ये अंग्रेजों की सबसे बड़ी चाल थी। उन्होंने शक्तियों का जो भ्रम पैदा किया था ना, उसकी असलियत इस तुलना से बिल्कुल साफ हो जाती है। 1892 में भारतीयों को बजट पर बहस करने और सवाल पूछने का हक तो मिला, लेकिन वो पलटकर कोई अनुपूरक प्रश्न यानी सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछ सकते थे। 1909 में चलिए उन्हें सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने की परमिशन मिल भी गई, लेकिन सबसे आखिरी पॉइंट देखिए जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है। सरकार या कार्यकारी अधिकारी अभी भी उन सवालों का जवाब देने के लिए बाध्य नहीं थे। मतलब पावर तो दी गई, लेकिन अंदर से वो एकदम खोखली थी। हालांकि इस सब के बीच 1909 के अधिनियम में एक बड़ी जीत भी हुई। पूरे 50 साल के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार भारतीयों को प्रमुख कार्यकारी भूमिकाओं यानी एग्जीक्यूटिव रोल्स में जगह मिल ही गई। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की मुख्य कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले पहले भारतीय बने। बिल्कुल इसी तरह ब्रिटेन में भारत सचिव की परिषद में केसी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी को जगह मिली। इतिहास के पन्नों में ये वाकई एक बहुत बड़ा माइलस्टोन था। लेकिन इस अधिनियम का एक बहुत ही स्याह और काला पहलू भी था, और वो था पृथक निर्वाचक मंडल यानी सेपरेट इलेक्टोरेट्स। अंग्रेजों ने पहली बार मुसलमानों के लिए अलग चुनाव क्षेत्र बना दिए। इसका सीधा सा मतलब ये था कि किसी मुस्लिम उम्मीदवार को सिर्फ मुस्लिम मतदाता ही वोट दे सकते थे। ये कोई आम फैसला नहीं था, ये भारत के हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच एक बहुत गहरी खाई खोदने की सोची समझी साजिश थी, ताकि हमारा राष्ट्रीय आंदोलन कमजोर पड़ जाए। आज के इस विश्लेषण को हम एक बहुत ही अहम सवाल के साथ खत्म करते हैं। क्या 1909 में अंग्रेजों ने धार्मिक विभाजन के जो बीज बोए थे, उनका असर आज भी हमारे उपमहाद्वीप के सामाजिक और राजनैतिक परिदृश्य पर नजर आता है? सोचने वाली बात है ना? क्योंकि इतिहास सिर्फ बीते हुए कल की कहानी नहीं है, बल्कि ये आज के सच को समझने का एक बहुत बड़ा जरिया भी है।
उम्मीद है इस चर्चा से भारत के इस महत्वपूर्ण संवैधानिक सफर को और गहराई से समझने में मदद मिली होगी।